Hello, hello everyone. Today we will discuss about the composition scheme under GST. फिर GST के तहत जो हमारी प्रशमन योजना है वो क्या है? ये हमारी जो प्रशमन योजना है, ये कंपोजिशन स्कीम जो है वो क्या है? छोटे व्यापारियों को आसानी से GST का लाभ प्रॉफिट बेनिफिट्स देने के लिए बनाई गई है। इसके साथ साथ भाई छोटे व्यापारी हैं वो इतने बड़े बोझ को नहीं सहन कर पाते, इसीलिए क्या है उनके लिए एक स्पेशल योजना बनाई गई है जिसके तहत भाई उनको इतना ज़्यादा टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अब बात आती है भाई फीचर्स क्या है कंपोजिशन स्कीम्स के, कौन कौन सी विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। सबसे पहले विशेषताएं हैं कि एलिजिबिलिटी, भाई इसके लिए एलिजिबल कौन पर्सन होगा, कौन इसके लिए एलिजिबल होगा। तो उसमें ये है कि भाई जिस भी व्यापारी ने अपना नामांकन प्रशमन योजना के तहत करवाया हुआ है वो इसका बेनिफिट उठा सकता है, या फिर उसकी जो स्टॉक टर्नओवर, इसकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है ना, उसके लिए एक लिमिट सेट की गई है। एक लिमिट तक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और वो लिमिट क्या है? वो लिमिट ये है कि 1.5 करोड़, मतलब 1,50,00,000 और कुछ सम स्पेसिफिक जो एरिया है वहाँ उसकी लिमिट रखी गई है 75 लाख। दूसरी चीज़ें आती हैं कि भाई टैक्स रेट, पे जो टैक्स रेट है GST की कंपोजिशन स्कीम की वो कम होती है। नेक्स्ट आती है नॉट एलिजिबल फॉर द इनपुट टैक्स। इसमें इनपुट टैक्स के ऊपर कोई टैक्स, इनपुट टैक्स के ऊपर कोई इनपुट क्रेडिट के ऊपर कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। नेक्स्ट आती है भाई अप्लाई टू इंट्रास्टेट्स। ये जो कंपोजिशन स्कीम है ये इंट्रास्टेट के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। इट मीन इंट्रास्टेट के ऊपर, स्टेट टू स्टेट में। और नेक्स्ट आता है नीड ऑफ वॉलेंट्री एप्लीकेशंस। इसके तहत कोई भी व्यापारी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। उसके बाद आता है ट्रांसफर टू रेगुलर स्कीम। भाई एक लिमिट से ज़्यादा अगर कोई टर्नओवर किसी का रहेगा तो वो नॉर्मल ही क्या है, एकदम से ही रेगुलर स्कीम के तहत कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वार्टरली रिटर्न। भाई हमने जो लिमिट रखी गई है 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर है, उसके लिए उसको GST के पहले दूसरे तीसरे महीने में नहीं बल्कि क्वार्टरली रिटर्न पे करना पड़ेगा। उसके बाद आता है बिल सप्लाई नो टैक्स इनवॉइस। भाई इसको अधिकारियों से टैक्स इनवॉइस की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए बिल ऑफ सप्लाई दिया जाता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट कि भाई जो कंपोजिशन स्कीम है ना उसका बेनिफिट्स क्या क्या होता है, क्या क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहले लिमिटेड लाइबिलिटी रखी जाती है टैक्स की। भाई इसकी जो टैक्स रेट है ना बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए लिमिटेड लाइबिलिटी रखी जाती है। दूसरी चीज़ें हैं भाई इसका बेनिफिट्स कौन, हाई लिक्विडिटी। इसका बेनिफिट कौन उठा सकता है? जिसका लिमिट क्राइटेरिया क्या है, कम है, वो उसका बेनिफिट उठा सकता है। उसके बाद आता है आपका कि भाई कंपोजिशन जो स्कीम है उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, या कंपोजिशन स्कीम के क्या क्या नुकसान है रहे हैं। सबसे पहले है लिमिटेड टेरिटरी फॉर द बिजनेस। इसने बिजनेस की लिमिट को क्या है, कम कर दिया है, क्योंकि ये क्या है केवल इंट्रास्टेट सप्लाई के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। जस्ट लाइक एज अगर हम जैसे डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करेंगे ना, अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्टेट के अंदर ही सप्लाई करेंगे वहीं इम्प्लीमेंट होता है, इसके अलावा ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। दूसरी बात भाई नो टैक्स क्रेडिट इनपुट, नो टैक्स क्रेडिट इनपुट। इसको नेक्स्ट आता है नो कलेक्शंस ऑफ टैक्स। भाई इसके अलावा गवर्नमेंट क्या है किसी प्रकार का टैक्स नहीं वसूल करेगी, अनुमति नहीं है। उसके बाद है पैनल प्रोविजन। पहले इसके लिए दंड का प्रावधान सीमित करने में भी समस्याएं पैदा होती हैं।
उसके बाद आता है हमारा भाई एप्लीकेबल कौन कौन है पर जो हमारी कंपोजिशन स्कीम का है वो कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होती है और कहाँ कहाँ ये क्या है एप्लीकेबल है। अब बात आती है सबसे पहले भाई, सबसे पहला आता है भाई कंपोजिशन स्कीम में कौन कौन एलिजिबल पर्सनस है। सबसे पहले रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सनस है। भाई जो भी पर्सन जिसने भी अपने रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम के तहत रखा गया है वो क्या है इसके लिए एलिजिबल है। या फिर क्या है भाई नॉट एनेज इन द नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, हमारा जो सेक्शन 10 आता है उसके तहत जो टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करता है वो इसके लिए एलिजिबल है। इसके साथ साथ नॉट मेकिंग इंटरस्टेट ऑनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड पर्सन भाई इंटरस्टेट सप्लाई से बाहर करता है तो उसका बेनिफिट नहीं उठा सकता। या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर कोई बिजनेस करता है तो भी इसका बेनिफिट नहीं उठा सकता भाई। या फिर क्या है गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक जो 3 आइटम्स रखी गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की परिषद की, जैसे इसमें आइसक्रीम है, पान मसाला है, तम्बाकू है, इसके निर्माता भी इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते। अब सवाल आता है कि इसकी लिमिट्स कितनी है, एग्रीगेट टर्नओवर कितना है। भाई जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड को छोड़ के पिछले टर्नओवर से 75 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और रेस्ट ऑफ इंडिया जो बचान है उसमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं वो क्या है हम भाई एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं। तो उसमें सबसे पहले शामिल करते हैं वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट आइटम्स सप्लाईज, फिर करते हैं उसमें ऐड करते हैं वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, दोनों चीज़ करते हैं। उसके बाद करते हैं भाई ऐड करते हैं वैल्यू ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ द पर्सन्स हैविंग द सेम परमानेंट अमाउंट नंबर। उसके बाद लेस करते हैं हमने जो सेंट्रल टैक्स है, स्टेट टैक्स है, यूनियन टेरिटरी टैक्स है, इंटीग्रेटेड टैक्स है और अदर सेसेज हैं, और जो टोटल जोड़ते हैं ना उसके बाद हमारा एग्रीगेट टर्नओवर वो बनता है।